हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग 2023 और 2024 क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ईयर्स रहने वाले हैं। यानी कि इन 2 सालों में हो सकता है देश-विदेश में हमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स देखने को मिले। कारण बताया गया एल नीनो को। एल नीनो क्या होता है, इसी के साथ ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे डिटेल में समझने से पहले कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे डिफरेंट एरियाज पे, हम एक बार ब्रॉड सेंस में समझ लेते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स कैसे दिखेंगे। यानी कि जहां पूरी दुनिया में कोई एक देश डिवास्टेटिंग फ्लड फेस करेगा, अगर उसी टाइम पर किसी और देश में ड्रॉट जैसी कंडीशन है और बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, तो हो सकता है कि ये सब एल नीनो ने किया हो। एल नीनो क्या होता है, इसी के साथ इसको डिटेल में समझ। डायरेक्टली एल नीनो की डेफिनेशन देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एटमॉस्फेयर का फिनोमेनन नहीं है। ये ओशन वाटर और एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन से ओरिजिनेट होने वाला फिनोमेनन है। यानी कि पैसिफिक ओशन का वाटर का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हवा की डायरेक्शन क्या होगी, और हवा की डायरेक्शन डिसाइड करती है कि बारिश कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। तो अगर यही पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर बदल जाए, तो ऑब्वियसली आपकी जो हवा की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। तो इसी के साथ एल नीनो को समझने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है कि पैसिफिक ओशन में आखिरकार नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन क्या रहती है, नॉर्मल कंडीशंस क्या रहेंगी, और दूसरा एल नीनो के टाइम पे ये कंडीशंस कैसे चेंज हो जाती हैं और फिर ये कैसे बाकी चीजों को इम्पैक्ट करेंगी। नॉर्मल कंडीशन ऑफ पैसिफिक ओशन समझने से पहले सबसे पहले हम पैसिफिक ओशन की लोकेशन को एक बार दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेंगे कि ये किस तरीके से है। अगर मैं पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड की बात करूँ तो उस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ लाई करती हैं है ना। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते तो यूएसए ध्यान में आता ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड पे लाई करती हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। वहीं पे पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न मार्जिन पर लाया करती हैं आपकी कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे इंडोनेशिया एंड ऑल। सो ये आपकी पैसिफिक ओशन की लोकेशन हो गई। इसके बाद हम एक बार देखेंगे कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे पैसिफिक ओशन की कंडीशंस को समझने के लिए। हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन लाई करता है, यानी जब भी आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब आपका प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और जब आपका टेम्परेचर लोअर पॉइंट पे होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। हायर प्रेशर की कंडीशन देखने को मिलेंगी। हाई प्रेशर की कंडीशन के वक्त क्या सिचुएशन होती है, एयर किस तरीके से मूव करती है और लो प्रेशर में कैसे मूव करती है, अब ये देखते हैं। लो प्रेशर, किसी एरिया पे प्रेशर कब है, जब वहाँ से मैंने कोई सामान उठा दिया है। एयर का भी एक वेट है, जब मैं एयर को वहाँ से उठा दूंगी तो उस एरिया में लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होगी। इसीलिए जिन एरियाज पे लो प्रेशर है, इसका मतलब एयर वहाँ से राइज करी है, यानी एयर वहाँ से असेंड करी है। एक असेंडेड एयर एक पॉइंट के बाद आके कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होने के बाद वो बादल की फॉर्मेशन कर लेती है अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, और वो रेनफॉल क्रिएट कर लेती है। यानी मैं कह सकती हूँ एरियाज जहाँ पे लो प्रेशर होते हैं वहाँ पे रेनफॉल लाइक कंडीशन क्रिएट होती है। अब कोई भी एयर है वो एक हाइट तक जाके ही राइज करेगी, उसके बाद क्या करेगी, वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, ठीक है, और डिसेंड होना शुरू हो जाएगी। जहाँ डिसेंड होएगी वहाँ पर वो क्या करेगी, हायर प्रेशर क्रिएट करेगी। मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर आपका प्रेशर हाई है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ का दबाव ऊपर से है, एयर का मास है तो उसका दबाव होगा। यानी ऐसे एरियाज जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है वहाँ पे एयर डिसेंड करती है, ना कि असेंड करती है। और डिसेंडिंग एयर जहाँ पर भी होगी वहाँ पे आपकी रेनफॉल नहीं होगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं हायर प्रेशर एरियाज आर दोज जहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे रेनफॉल होगी, जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ रेनफॉल नहीं होगी। इसी पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब आते हैं नॉर्मल कंडीशंस ऑफ पैसिफिक ओशन क्या होती हैं। तो ये आपका पेरू का कोस्ट है। यहाँ पेरू के कोस्ट पर नॉर्मली आपका वार्म वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वार्म वाटर। बट ये यहाँ पर वार्म वाटर ही नहीं रहेगा। क्यों ये यहाँ पर नहीं रहता, और ये वार्म वाटर यहाँ से मूव करता करता आपका ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो जब कोई भी चीज़ यहाँ से अगर वार्म वाटर सरफेस पर था और ये मूव करता करता ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर इकट्ठा हो गया, तो एट द एंड यहाँ पर क्या वार्म वाटर रहेगा, माइट बी आंसर इज नो, और ऑफ कोर्स आंसर नो होना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं ये वाटर यहाँ से मूव करता क्यों गया।
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स यहाँ के वार्म वाटर को पुश करेंगी और अल्टीमेटली इसे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक पहुँचा देंगी। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो अब मैं इस एरिया को इरेज कर देती हूँ और मैं यहाँ पर ये दिखा सकती हूँ कि ओके, अब पेरू के कोस्ट पर वार्म वाटर प्रेजेंट नहीं है, अब यहाँ पर कोल्ड वाटर, क्योंकि अगर ऊपर सरफेस की लेयर जा चुकी है, सरफेस वार्म वाटर जा चुका है, तो नीचे से उठकर ऊपर की तरफ कोल्ड वाटर आएगा ही आएगा। और जो ये नीचे से उठकर ऊपर की तरफ कोल्ड वाटर आया है, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? अपवेलिंग बोलते हैं। पेरू के कोस्ट पे ये अपवेलिंग स्ट्रेंथन होती है बिकॉज ऑफ द हम्बोल्ट करंट, जो कि इसी डायरेक्शन में होता है और ये अपवेलिंग को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि ये सरफेस के ऊपर कोल्ड वाटर भी लेके आएगा। अगर ये ओशन के बॉटम से सरफेस के ऊपर कोल्ड वाटर लेके आया है, तो ओशन के बॉटम पे कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो प्रेजेंट थे, साथ में वो उन न्यूट्रिएंट्स को भी ऊपर वाले लेवल तक ले आता है। अगर सरफेस पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं बढ़ेंगे ना? फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे फिशेस बढ़ेंगी तो यानी इकोनॉमी को क्या होगा? एडवांटेज होगा। तो इसीलिए इक्वेडोर, पेरू, चिली, इनकी इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा फिशरीज पर डिपेंडेंट होती है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि पेरू के कोस्ट पर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अपवेलिंग होती है, क्योंकि ट्रेड विंड से यहाँ का वार्म वाटर तो डिसलोकेट होकर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर जा चुका है और नीचे से हम्बोल्ट करंट की मदद से कोल्ड वाटर सरफेस पर आ चुका है। और अपवेलिंग होने से न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए हैं, जिससे फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर इंक्रीज हुआ, फिशेस का इंक्रीज हुआ और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला। अब मैं इसको इरेज करूंगी ताकि कि हम बाकी चीज़ों को क्लियरली समझ सकें। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? कोल्ड वाटर ले आए और यहाँ पे वार्म वाटर आ गया। अब हम वही अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगर कोल्ड वाटर है यहाँ पर और यहाँ पर वार्म वाटर है, तो आप मुझे बताइए, वार्म वाटर मतलब हायर टेम्परेचर, कोल्ड वाटर मतलब लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इजंट इट दी लो प्रेशर? मैंने बताया था ना इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर और उसमें। तो यहाँ लो प्रेशर एस्टेब्लिश हो गया और जब यहाँ पर लोअर टेम्परेचर है तो यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश हो गया? हायर प्रेशर एस्टेब्लिश हो गया। तो मैं इसको इरेज करके, ताकि आपको बहुत ईजिली समझ आए, अब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में लो प्रेशर लिखूंगी और पेरू के कोस्ट पे हायर प्रेशर लिखूंगी। कैन आई राइट दिस? येस, आई कैन राइट दिस। सो मैं इसको पहले लिख देती हूँ कि मैंने क्या बोला। यहाँ पर मेरा लो प्रेशर क्रिएट हो गया क्योंकि वार्म टेम्परेचर था, मतलब हायर टेम्परेचर, हायर वार्म वाटर था तो हायर टेम्परेचर था, जबकि यहाँ पर मेरा हायर प्रेशर क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वाटर प्रेजेंट है। पिक्टोरिकली इसको समझ आपको ध्यान में रहे, इसलिए हम इसको कलरफुल कर देते हैं, आपको कलर से इंडिकेशन हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हायर प्रेशर है किसी एरिया के ऊपर, तो वहाँ से क्या होती है? आपकी एयर मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। फ्रॉम हायर प्रेशर एयर विल मूव टुवर्ड्स अ लोअर प्रेशर। रीज़न क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एयर आपकी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी और यहाँ पे आपकी एयर क्या करेगी? सबसाइड करती है। जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर आकर ये एयर कन्वेक्शन, इसके हीट की वजह से, लैंड के हीट की वजह से एयर जो अब यहाँ से एयर जो आ रही थी आपकी, वो ओशन से होके आ रही थी, तो वो क्या लेके आएगी? अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी बहुत सारा। ये मॉइस्चर लेडन एयर जब ऑस्ट्रेलिया की हीटेड अप लैंड को मिलेगी तो कन्वेक्शन करंट से ये एयर अपलिफ्ट कर जाएगी और राइज कर जाएगी। जैसे ही एयर राइज करेगी, एक पॉइंट पर आकर ये एयर कंडेंस हो जाएगी एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होंगे तो यहाँ पर क्या होगी? बारिश होगी। तो इसी वजह से एशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आपके इंडोनेशिया के अंदर, यहाँ पे सारे एरियाज़ में हमें नॉर्मल कंडीशन में रेनफॉल देखने को मिलती है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में जब आपके वेस्टर्न पैसिफिक में रेनफॉल होती है तो ईस्टर्न पैसिफिक में बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे अपवेलिंग की वजह से यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है। अब हम साइकिल को पूरा कर लेते हैं। जब यहाँ से एयर असेंड करेगी तो ये आके यहाँ पे डिसेंड कर रही है। ये जो कंप्लीट साइकिल आप देख रहे हो, इसे वॉकर साइकिल भी बोला जाता है। इसे वॉकर साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी खोज गिलबर्ट वॉकर ने की थी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बिल्डअप लो प्रेशर में जब यहाँ पे एयर राइज अप करी, तो ये अब एयर, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से मूव भी तो करेगी। ये एयर यहाँ से मूव करने के बाद सबसाइड करती है। मेडागास्कर के पास एक आइलैंड है, मेस्करीन हाई। ठीक है, वहाँ पे ये सबसाइड करेगी और एयर जहाँ पर भी सबसाइड करती है वहाँ पर क्या क्रिएट करती है? हायर प्रेशर क्रिएट करती है। तो इस पॉइंट पर हायर प्रेशर है और इंडिया पे यहाँ पर लोअर प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ ITCZ। ये आप जो मानसून पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा।
अगेन हमें पता है कि एयर अब कहाँ से कहाँ मूव करती है, फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर। तो एयर यहाँ से यहाँ मूव करेगी, तो यहाँ से एयर मूव करेगी तो फिर ये ओशन से क्या लेके जा रही है, मॉइस्चर लेके जा रही है। तो इस वजह से क्या इंडिया के ऊपर बारिश नहीं होगी, होगी। तो यही होता है कि मॉनसून नॉर्मल होता है आपका नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब ये वाली पूरी सिचुएशन होती है। यानी कि जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लो प्रेशर है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी बारिश हो रही है, और इंडिया के मस्करीन हाई के हाई प्रेशर को भी वो स्ट्रेंथन करती है, जिससे इंडिया का मॉनसून सही रहता है। ये सारी बात हमने करी नॉर्मल सिचुएशन की। बट क्या होगा जब एल नीनो कंडीशन होगी? एल नीनो कंडीशन के अंदर पूरी चीज़ रिवर्स कर जाती है। यहाँ पर पेरू के कोस्ट पे जो हमारा वार्म वाटर था, उसको नेचुरली यहाँ से डिसलोकेट करके ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट तक जाना था। इसको कौन लेके जा रही थी, रोल किसका था बताइए, याद कीजिए, ट्रेड विंड का रोल था, राइट। अब क्या हो अगर ये ट्रेड विंड किसी भी कारण से वीकन हो जाए? मल्टीपल रीजंस होते हैं, वो हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रिडिक्ट कर पाए हैं कि क्यों हो रहे हैं। तो जब ट्रेड विंड वीक हो जाती हैं हर 4 से 5 साल के बाद, तो यहाँ के वार्म वाटर को वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ले जा पाती। अगर ट्रेड विंड्स वीकन होने की वजह से यहाँ के वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ले जाएंगी, तो होगा क्या अल्टीमेटली, होगा ये कि पेरू के कोस्ट पर आपका वार्म वाटर ही रहेगा, और रिलेटिवली इसके कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर आपका क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोल्ड, यहाँ पर आपका वार्म वाटर, वार्म मतलब हायर टेम्परेचर यानी कि लोअर प्रेशर, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हायर प्रेशर, बिकॉज यहाँ पर आपका लो टेम्परेचर है। क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि कंडीशन रिवर्स हो गई है? नॉर्मल के अंदर तो यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर था, जबकि अब यहाँ पर हाई प्रेशर है। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर यहाँ पर क्या था, हाई प्रेशर था, जबकि यहाँ पर क्या है, अब लो प्रेशर है। अब यहाँ पर अगर वार्म आपका प्रेजेंट है, वार्म वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी अपवेलिंग नहीं होगी। यानी जब भी एल नीनो ईयर होगा तो इन पूरे कोस्टल एरियाज़ की फिशरीज बहुत बुरी तरीके से हिट करने वाली हैं। होगा इस पे इफेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा, बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। अब मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, हायर प्रेशर प्रेजेंट है, जबकि आपका ऑन द पेरू कोस्ट आपका लो प्रेशर प्रेजेंट है। तो आपका क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, लो प्रेशर है, क्योंकि आपका यहाँ पे वार्म वाटर है। तो अब आपका जो एयर की मूवमेंट होती है वो तो प्रेशर ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही होगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो एयर अब यहाँ पर अपलिफ्ट करेगी और यहाँ पर सबसाइड करेगी। हायर प्रेशर पर रेनफॉल नहीं होती, ये हमने देखा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और ये सारा का सारा एशिया वाला रीजन बहुत ज़्यादा ड्रॉट लाइक कंडीशंस को फेस करता है। ना कि सिर्फ ड्रॉट लाइक कंडीशंस को फेस करता है, इसके अलावा रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है और समटाइम्स बुश फायर्स को भी फेस करता है। जबकि साउथ अमेरिका वाले रीजन के अंदर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से एक्सेस में रेनफॉल होती है और फ्लड लाइक सिचुएशन आती है। तो ये जो पूरा रिवर्सल हुआ है आपका, इसको क्या बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं। यानी कि आपका सरफेस का टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जो आपकी नॉर्मल कंडीशन जो थी कंप्लीटली पैसिफिक ओशन की, उसको स्ट्रेंथन करती हो, यानी जो हायर प्रेशर को स्ट्रेंथन करे, यहाँ लोअर प्रेशर को स्ट्रेंथन करे और यहाँ पे हाई को स्ट्रेंथन करे, उससे उस कंडीशन को हम बोलते हैं ला लीना। और दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, ला लीना को और आपके एल नीनो को, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसो। इंसो इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ओके, अब हम देखेंगे कंप्लीटली डेफिनेशन क्या है आपके एल नीनो की। ये क्या बोलता है, एल नीनो एक ऐसा क्लाइमेटिक पैटर्न है जिसके अंदर अनयूजुअल वार्मिंग है ना, वैसे वार्मिंग नहीं होती बट अनयूजुअल वार्मिंग हो रही है, किसकी, सरफेस वाटर की। कहाँ पर, ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया वाले पैसिफिक ओशन टेम्परेट पर नहीं हो रही, और कौन से मार्जिन पर, ईस्टर्न पर। कैसी वार्मिंग हो रही है, अनयूजुअल वार्मिंग हो रही है। तो होपफुली ये डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, आप इसको याद कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि एल नीनो क्या है ये अब तक हम सब समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आया है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो एक बार फिर से रिपीट पे वीडियो को देखिए, आपको श्योरली समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके इम्पैक्ट्स के बारे में। इम्पैक्ट्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ने के लिए मैंने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स, देन वी विल लुक एट इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, हेल्थ इम्पैक्ट्स, एंड देन वी विल लुक टुवर्ड्स इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स ऑफ एल नीनो है हैवी रेनफॉल और फ्लड का होना। फ्लड लाइक सिचुएशन और हैवी रेनफॉल लाइक सिचुएशन साउथ अमेरिका में होती है, जैसे कि पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। और आप सबको पता है जब भी आपकी कंडीशन
हेवी रेन होगी, फिर उसकी वजह से फ्लडिंग होगी, फ्लडिंग विल अल्टीमेटली लेड टू द लैंडस्लाइड, एंड लैंडस्लाइड की वजह से इरोजन भी होगा। यही लैंडस्लाइड अगर कोस्टल एरियाज़ पे है तो हो सकता है ये सुनामी को भी ट्रिगर करे। तो जो हमें सिर्फ अब तक कॉन्सिक्वेंस सिर्फ हेवी रेनफॉल और फ्लड दिख रहा था, अब हमें ये बात समझ आ रही है कि नहीं, इसके अलावा वो लैंडस्लाइड को, सॉयल इरोजन और सुनामीज़ को भी ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट की बात करेंगे, वो है वीक मॉनसून। जब आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है मेस्करीन हाई पर, तब मॉनसून अच्छा होता है। बट अगर यही हाई प्रेशर वीकन हो जाता है तो डिले होता है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून में, और हमें पता है एल नीनो की वजह से हाई प्रेशर मेस्करीन हाई पर वीक हो जाता है। सो वीक मॉनसून में लेड टू द ड्रॉट्स, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है तो वो फेमीन वाली सिचुएशन भी लेके आ सकता है। 2015 और 16 के अंदर सोलोमन आइलैंड्स और इथोपिया ने सीवियर ड्रॉट कंडीशंस को फेस किया, इसे आप कोट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर 18 ड्रॉट ईयर इंडिया ने आज तक फेस करे हैं, जिनमें से 13 अलोन ड्यू टू एल नीनो की वजह से रहे। इसे भी आप कोट कर सकते हैं टू मेक द मोर इम्पैक्ट इन योर आंसर्स। थर्ड रीज़न आपका जो क्लाइमेट इम्पैक्ट जो एल नीनो का होता है वो है वाइल्ड फायर्स। सपोज कीजिए कोई ऐसा एरिया है जो पहले ही बहुत ड्राई है, यानी एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस वहाँ पर लाई करती हैं, उसी कंडीशन में ड्रॉट जैसी भी कंडीशंस आ जाएं, यानी कि रेनफॉल कम हो, तो वो बुश फायर्स को ट्रिगर कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑन द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। एल नीनो की वजह से आपकी जेट स्ट्रीम साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती हैं, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि यूएसए का वेदर ईस्ट में वेटर हो जाता है, और कनाडा और वेस्ट यूएसए में ड्राई और हॉट क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। वहीं पे आपके हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर जाती है। हरिकेन इज़ अ काइंड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो अगर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो इट इज़ गुड फॉर यूएसए। इंक्रीज, लेकिन जहाँ पर हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वहीं दूसरी ओर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी एल नीनो की वजह से पैसिफिक ओशन के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से फिलीपाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द एल नीनो। एल नीनो का सबसे पहला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ जाना। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? बिकॉज अब ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है पैसिफिक ओशन की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज होना यानी कि डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन। इसी वजह से हॉटेस्ट ईयर भी 2023 को बोला जा रहा है आज तक का। जैसा कि हमें जानते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोरल ब्लीचिंग भी होती है। 2016 के एल नीनो की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था ग्रेट बैरियर रीफ को ऑफ ऑस्ट्रेलिया। थर्ड पॉइंट है कि अगर बारिश कम होगी एल नीनो की वजह से तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही थी रेनफॉल वाटर की वजह से वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। कंपनसेट तो करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और यूसेज होगा फॉसिल फ्यूल और कोल का, एंड वी नो इससे इंक्रीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, एंड इट्स डायरेक्टली अ इम्पैक्ट टू द एनवायरनमेंट। Next environmental effect is, fourth environmental effect is effect upon the marine life. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है ओशन का तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स डिक्रीज कर जाते हैं। डिक्रीज फाइटोप्लैंक्टॉन में होने की वजह से फिशरीज डिक्रीज कर जाएंगी, बिकॉज वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स पे डिपेंडेंट है, और जो बर्ड्स और एनिमल्स फिशरीज पे डिपेंडेंट थे अब वो भी डिक्रीज कर जाएंगे। यहाँ पर मरीन लाइफ पे तो इफ़ेक्ट हुआ ही हुआ है, मतलब बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से तो हमने लॉस झेला ही, उसके अलावा हमें हमारी मरीन इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट्स झेलने को मिलेंगे, बिकॉज कोई अपवेलिंग नहीं होगी एल नीनो के केस के अंदर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द एल नीनो। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज अब
जिन एरियाज़ में पहले कोल्डर क्लाइमेट था वहाँ पर अब वार्मर और वेटर कंडीशंस हो गई हैं एल नीनो की वजह से। ज़्यादा बारिश हो रही है और हमें पता है बारिश में मच्छर पनपते हैं, तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जैसे कि आपके डेंगू, मलेरिया, काला अज़र, ये सब इंक्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट इम्पैक्ट, हीट वेव्स। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली हीट वेव्स इंक्रीज़ होंगी। हीट स्ट्रोक की वजह से बहुत सारी डेथ होती है। ड्रॉट, ड्रॉट ना ही सिर्फ रेनफॉल वाले पर्सपेक्टिव से एक इशू बनता है, बल्कि ड्रॉट की कंडीशन में माल न्यूट्रिशन का इशू भी एनहेंस हो जाता है और वाटर शॉर्टेज की वजह से जो सैनिटेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी पॉपअप हो जाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द एल नीनो। एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट के बारे में देखेंगे। रेनफॉल डिक्रीज हुई है तो क्रॉप फेलियर होगी ही होगी, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फूड सिक्योरिटी पे इफ़ेक्ट आएगा, और अगर हमारे पास अब फूड, हम पहले एक अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे थे, अब हमारे पास फूड सिक्योरिटी जितना ही फूड है, अपनी ही डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने जितना फूड है, तो उस केस में एक्सपोर्ट्स कैसे करेंगे जब सरप्लस ही नहीं है। और ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है। डाटा ये कहता है 2021-22 के अंदर $50.2 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते थे। तो सोच के देखो, जब एलिनो की वजह से ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इकोनॉमी को लॉस उसके फॉरेक्स रिजर्व से भी होने वाला है। फेल क्रॉप, क्रॉप फेलियर राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों में हो सकती है। इस साल बोला जा रहा है कि राबी पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, खरीफ पे तो हुआ ही हुआ है। जनवरी से मार्च तक रेनफॉल हॉल में इम्पैक्ट हुआ। हमने 1 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस ओशनिक नीनो इंडेक्स प्रिडिक्ट किया गया है। अब ये ओशनिक नीनो इंडेक्स क्या होता है? नॉर्मली जो टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर रहना चाहिए था पैसिफिक ओशंस का, उससे कितनी डेविएशन देखने को मिल रही है उसको बोलते हैं ओशनिक नीनो इंडेक्स। सो अगर आपकी 0.5 डिग्री सेल्सियस की डेविएशन होती है तो वो साल एल नीनो ईयर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ तो 1 डिग्री से और 1.5 डिग्री की डेविएशन है, मतलब ये वाला साल स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो ईयर रहने वाला है। तो राबी क्रॉप पे भी इफेक्ट होगा, खरीफ क्रॉप पे भी इफेक्ट होगा। राबी पे इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वो मोस्टली डैम इरिगेशन के ऊपर बेस्ड होती है। मोस्टली कौन से स्टेट्स के अंदर? कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा के अंदर। इसके बाद हम इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जब मॉनसून फेलियर होगा तो ग्रास लैंड्स की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, पास्चर्स की डिक्रीज होगी और लाइफ स्टॉक पे भी आपका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। प्राइसेस इंक्रीज मीन्स इन्फ्लेशन एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट टू दी कंज्यूमर्स। एंड जब इन्फ्लेशन होता है तो वो एक पॉलिटिकल रिस्क भी बन जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ना कि सिर्फ आपके एग्रीकल्चर के अंदर और लाइफ स्टॉक और प्राइसेस में इम्पैक्ट हुआ, बल्कि जब फ्लड जैसे सिचुएशन एल नीनो की वजह से क्रिएट होती हैं तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी होता है। एक तो कॉस्ट ऑफ डैमेज हमें भरना पड़ता है और ऊपर से रीबिल्डिंग का भी डैमेज रहता है। तो ओवरऑल स्मॉल आइलैंड्स बहुत ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्टेड होते हैं एल नीनो से। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो 1997 में एल नीनो की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को $5.7 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था, और 2023 के एल नीनो की वजह से ये प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि अप्रॉक्सीमेटली $3 ट्रिलियन का इम्पैक्ट लॉस ग्लोबल इकोनॉमी को झेलना पड़ सकता है। तो जैसा हमने देखा, काफी सीरियस इम्पैक्ट्स होते हैं एल नीनो के, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, प्रिवेंट वो भी नहीं कर सकते। रीजन, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। तो किया क्या जाए? सॉल्यूशन इज मिटिगेशन, यानी कि इसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दे। कैसे? बाय टेकिंग सम मेजर्स प्रायर टू दी कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि जहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है एल नीनो की वजह से, वहां बफर स्टॉक पहले ही क्रिएट किए जाए, इरिगेशन की ऑल्टरनेटिव फैसिलिटीज लेके आए जाए जिसमें वाटर यूसेज कम हो, ताकि कि अगर रेनफॉल डिक्रीज भी हो रही है तो भी हम उस सिचुएशन से डील कर सकें। सिमिलरली फ्लड वाली सिचुएशन के लिए मिटिगेशन की स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, और बाकी अदर एरियाज में भी, चाहे वो डिजीज से रिलेटेड हो या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। सेम वे में
इंटरनेशनल कॉपरेशन हो और इंडिविजुअल कंट्रीज भी अपने एफर्ट डालें। तो इसी के साथ आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ छोड़ के जाते हैं, इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड यू विल रियलाइज़ कि आपका ये टॉपिक होलिस्टिकली एल नीनो वाला तैयार है फ्रॉम वेरियस डायमेंशंस टू अटेम्प्ट इन मेंस एंड आल्सो फ्रॉम द प्रीलिम पर्सपेक्टिव।